कल 15 तक हुआ था ना? पंद्रह तक हुआ था या 20 तक हुआ था? आवाज जा रही है सही से? एक्चुअली ज्यादा कुछ नहीं बता रहे थे, सिर्फ विदेशी मुद्रा भंडार के बारे में बता रहे थे आपके ज्वाइन करने से पहले नाला, कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार भी आज जो है 25 जून 2021 को 609 अरब डॉलर था। ये 25 जून 2021 का आंकड़ा है, 25 जून 2021, और 5वां स्थान था दुनिया में। ये 5वां स्थान है। पहला चीन है, दूसरा जापान, तीसरा स्विट्जरलैंड, चौथा रूस। विदेशी मुद्रा भंडार एक्चुअली साल काफी चर्चा में है, तो मे भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि हम लोग का भी विदेशी मुद्रा भंडार क्या हुआ है, काफी आगे बढ़ा है। आमतौर पे प्रति वर्ष क्या होता था, ज्यादा से ज्यादा 20 अरब डॉलर आगे बढ़ता था, 20-30। लेकिन अगर पिछले एक साल में नजर डाला जाए तो करीब 200 अरब डॉलर बढ़ा है। इसका एक कारण ये भी है कि पिछले कुछ सालों से भारत सरकार को वर्ल्ड को अनुदान में भी मिला है काफी, तो इसका भी एक फायदा उठाया। अब जो भी है बढ़ रहा है, ये अच्छी बात है देश के लिए। अब है 16 नंबर का सवाल। भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग को लेकर इनमें से कौन सा कथन सत्य है? सबको पता है भारत में राष्ट्रपति को हटाने के लिए क्या किया जाता है, महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है। तो इनसे संबंधित सवाल है। पहला सवाल, महाभियोग एक न्यायिक प्रक्रिया है जो संसद में चलाई जाती है। ये भी सत्य है, ध्यान रखिएगा। महाभियोग कोई संसदीय प्रक्रिया नहीं है, एक न्यायिक प्रक्रिया है। ऐसा भी सवाल आ सकता है, महाभियोग किस प्रकार की प्रक्रिया है? विकल्प में दे देगा न्यायिक, संसदीय। तो इस पे ध्यान रखिएगा, न्यायिक प्रक्रिया है, ठीक है। अब दूसरा, महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में शुरू किया जा सकता है। ये भी सत्य है। महाभियोग का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 16 में किया गया है। ये भी सत्य है। भारत के राष्ट्रपति को केवल महाभियोग द्वारा ही हटाया जा सकता है। ये भी सत्य है। तो इसमें सारा कथन सत्य है, तो इसका जवाब हो गया एक से अधिक, यानी ई 5वां। 16 का उत्तर हो गया ई, यानी कि 5 नंबर, अंघा नंबर, ठीक है। अब हम लोग 17 नंबर चलते हैं। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल होना चाहिए। आप सबको पता है कि अभी मानसून सत्र शुरू हो चुका है। 3 सत्र होते हैं भारत में, पहला बजट सत्र, दूसरा मानसून सत्र, तीसरा शीतकालीन सत्र। बजट सत्र जनवरी में हुई थी, आमतौर पे ये फरवरी में होते हैं, लेकिन कोरोना के कारण चूंकि शीतकालीन सत्र नहीं हुआ था, तो दोनों को मिलाते हुए इस बार पहले कर दिया गया था, जनवरी में ही शुरू हो गया था। तो पहला है बजट सत्र, दूसरा मानसून सत्र, तीसरा शीतकालीन सत्र। सवाल है कि 2 सत्रों के बीच ज्यादा से ज्यादा कितना अंतराल होना चाहिए, यानी कि ऐसे तो भारत में कितना है, 3 सत्र, यानी कि 4 महीना। लेकिन अगर कभी कोई ऐसी बात हो चुकी जैसे पिछले साल कोरोना की घटना घटी, तो कितने महीने का अंतर में दूसरा सत्र शुरू हो जाना चाहिए? उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। पहला है 4 महीने का, दूसरा है 3 महीने का, तीसरा है 6 महीने का, चौथा जो समय राष्ट्रपति निर्धारित करे, 5वां इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। एक स्टूडेंट जवाब दिए है सी नंबर, यानी 6 महीने का। बाकी कोई जवाब देना चाहते हैं?
एक और स्टूडेंट दिए सी नंबर, एक और स्टूडेंट सी नंबर 6 महीना का, बाकी कोई एक और सी नंबर, और कोई सी, सभी सी नंबर दे रहे हैं। और ये सही जवाब है, 6 महीने का अधिक से अधिक अंतराल होना चाहिए। इनमें से कौन सा संसद का सत्र नहीं है? सवाल है इनमें से कौन सा संसद का सत्र नहीं है? पहला विकल्प बजट सत्र, दूसरा विकल्प मानसून सत्र, तीसरा विकल्प शीतकालीन सत्र, चौथा किसी विशेष परिस्थिति में बुलाया गया विशेष सत्र, पांचवा इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। कौन सा इसका जवाब होगा आप लोग बताइए। 18 नंबर सवाल है, इनमें से कौन सा सत्र संसद का सत्र नहीं है? पहला विकल्प है बजट सत्र, ठीक, दूसरा विकल्प है मानसून सत्र, तीसरा शीतकालीन सत्र, चौथा किसी विशेष परिस्थिति में बुलाया गया विशेष सत्र, पांचवा इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। देखें, 2 स्टूडेंट जवाब, 3 स्टूडेंट जवाब दिए ई। सही जवाब है, सभी के सभी क्या है, संसद का सत्र है, तो इसका जवाब होगा इनमें से कोई नहीं। तो ई नंबर आप लोगों का सही जवाब है। अब चलते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, भारत में राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। भारत में राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। पहला युद्ध के आधार पर, दूसरा बाह्य आक्रमण के आधार पर, तीसरा सशस्त्र विद्रोह के आधार पर, चौथा राज्य सरकार के कानून व्यवस्था विफल होने पर, पांचवा इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही जवाब क्या होगा? चलिए, एक बोले ई नंबर, दूसरा भी ई नंबर। हम लोग देख लेते हैं। 352 के अनुसार, अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात लगाता है। किन पर, किनके सलाह पर? मंत्री परिषद के लिखित सलाह पर। याद रखिएगा, मंत्री परिषद के लिखित सलाह पर। हालांकि ये लिखित सलाह वाली जो बात है ये कब से जोड़ा गया है? 1978 से जोड़ा गया है, 1978 से, 44वां संविधान संशोधन द्वारा। क्यों? क्योंकि जब इंदिरा गांधी लगाई तो उसके बाद क्या हुआ, इंदिरा गांधी बोली कि नहीं, हम तो मंत्री परिषद से पूछ के लगाए थे, क्योंकि पहले लिखित सलाह नहीं था, पहले था सिर्फ मंत्री परिषद की सलाह, बोले हम सलाह लेके। और इंदिरा गांधी के सारे मंत्री फिर पीछे हट गए, बोले नहीं हम नहीं दिए थे सलाह, तो इसलिए कहा कि नहीं अब लिखित सलाह दे लगा दो, यानी कि अब पीछे ताकि कोई भाग ना सके। लिखित सलाह इसके बाद हुआ, 352 के अनुसार लगता है। और राष्ट्रपात लगने के बाद नियम क्या है कि 1 महीना के अंदर उसको संसद में पास करा देना है। जिसके बाद क्या होते है कि राज्य की भी जो कार्यपालिका शक्ति है वह केंद्र में निहित हो जाती है। अब केंद्र चाहेगी तो राज्य सूची पर कानून बना सकती है। और आर्टिकल 19 निलंबित हो जाती है। ध्यान रखिएगा, समाप्त नहीं होती है, निलंबित हो जाती है। 20 और 21 कभी भी निलंबित नहीं हो सकता। अगर 352 लगाया गया है तो 20 और 21 कभी भी निलंबित नहीं होगा, ये याद रखिएगा। 19 निलंबित हो जाती है, 20 और 21 कभी भी निलंबित नहीं होती है। बाकी वो आर्टिकल जो कि राष्ट्रपति चाहे। फिर यहाँ याद रखिएगा, 19 भी जो निलंबित होती है युद्ध या बाह्य आक्रमण पे, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर निलंबित नहीं होती है, युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर। और 20 और 21 कभी भी निलंबित नहीं होगी, बाकी जिसको राष्ट्रपति चाहे कर सकते हैं निलंबित। मौलिक अधिकार पर असर पड़ता है। 1 साल के लिए लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। और एक बार आपातकाल लगने के बाद 6 माह का उसका होता है, उसके बाद फिर उसको 6 माह में बढ़ाया जा सकता है, जितना बार चाहे बढ़ा सकता है, कोई उसका लिमिट नहीं है। तो भारत में राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है, युद्ध के भी आधार पर, बाह्य आक्रमण के भी आधार पर, सशस्त्र विद्रोह के भी आधार पर।
तो इसका जवाब हो गया ई नंबर, यानी कि एक से अधिक। ठीक, अगर यहां सवाल रहता नहीं कर सकता, नहीं रहता, तब इसका जवाब होता डी नंबर। यहां ध्यान रखिए, क्योंकि राज्य में अगर कोई हो तो यहाँ पे राष्ट्रपात नहीं होता है, राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। कितना अनुच्छेद के तहत? 356 के तहत। और 360 में क्या है? यह है वित्तीय आपात, जो कि अभी तक देश में इसको नहीं लगाया गया। जिसके बाद क्या होगा? राष्ट्रपति को छोड़ करके बाकी जितने भी भारत सरकार के कर्मचारी है, उनके जो भी उसको निधि दिया जाता है, उनका जो भी उसको वेतन आदि जो भी उसको सरकार की ओर से लाभ मिलता है, उनमें क्या होगा? कटौती किया जा सकता है। लेकिन राष्ट्रपति का नहीं होगा। राष्ट्रपति अपनी मर्जी से छोड़ सकता है। राष्ट्रपति ऐसे भी अपनी तनख्वाह अपनी मर्जी से छोड़ सकता है। जैसे राजेंद्र प्रसाद का सैलरी 11,000 थे, लेकिन वो 4,000 ही लेते थे। 7,000 क्या करते थे? वो देश को सौंप देते थे। ठीक है, अब 20 नंबर चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति की घोषणा का वर्णन, एक्चुअली यहाँ राष्ट्रपति शासन होगा, सॉरी, यह राष्ट्रपति आपात होगा। हाँ, यहाँ राष्ट्रीय आपात होगा, यहाँ टाइपिंग में मिस किया गया है। ठीक है, यहाँ पर जो है, यहाँ होगा राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात, लेकिन टाइपिंग में मिस किया गया है, राष्ट्रपति कर दिया है। तो भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा का वर्णन किस अनुच्छेद में संविधान में किया गया है? यानी कि संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात के घोषणा का वर्णन किया गया? ये तो तुरंत बताए हैं, 352, 356, 54, 360, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। इसका जवाब तुरंत दिए है 352। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं, इसमें और समझने का कुछ है नहीं। न्यायिक पुनर्विलोकन के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? न्यायिक पुनर्विलोकन के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? जुडिशियल रिव्यू जिसको कहते हैं, जुडिशियल रिव्यू जिसको कहा जाता है, उसी की बात कर रहा है। पहला विकल्प, न्यायिक पुनर्विलोकन के तहत उच्चतम न्यायालय को संसद तथा राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानूनों को समीक्षा करने का अधिकार प्राप्त है। बिल्कुल सही बात है, तो ये सत्य हो गया, सत्य का टिक लगाए। उच्चतम न्यायालय संसद द्वारा या विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को शून्य घोषित कर सकता है यदि उसके निर्माण में संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है। ये भी सत्य है, अनुच्छेद 13 के अनुसार। ठीक, ये व्यवस्था अमेरिकी संविधान से लिया गया, ये भी सत्य है। इसे अनुच्छेद 13 से जोड़ के देखा जा सकता है, ये भी सत्य है। यानी कि चारों का चारों सत्य है। तो इसका जवाब क्या हो गया? ई नंबर, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक, यानी कि 5वां। ठीक है, यहां समझ गए? इसको समझ गए? इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल आप लोगों का 21 नंबर के सवाल में? चलिए, अब हम लोग आगे चलते हैं। सामान्यतः लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है, किंतु उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व में भंग किया जा सकता है। सामान्यतः लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष के लिए होता है, किंतु उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व में भंग किया जा सकता है। कब? जब राष्ट्रपति की इच्छा हो, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा किंतु मंत्रिपरिषद की सलाह पर, राष्ट्रपति द्वारा किंतु लोकसभा अध्यक्ष की सलाह पर, 5वां इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका जवाब आप लोग पहले दीजिए, फिर हम देते हैं। चलिए, एक स्टूडेंट दिए सी, 2 स्टूडेंट दिए सी, तीसरा भी दिए सी। ठीक है, कौन कौन दे दिए है सी? आयुषी सी, लवली सी, प्रीति सी। ठीक है, चौथा रुपेश जी दिए ई और नाइला दिए सी।
ई कैसे दिए हैं आप रुपेश जी? इसमें ई देने का कोई कारण समझ में नहीं आया। सवाल है, लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः तो 5 वर्ष के लिए होता है और राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है? राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है? उसका कोई कार्यकाल नहीं होता है, तो उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व आपका जैसे ये जो जवाब दिए ई नंबर, तो आप ये कहने पर दिए कि इसका जो है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करते, तो प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का हिस्सा है, वो प्रधानमंत्री के भी सलाह पर है और प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के भी सलाह पर पे वो कर सकते हैं। हाँ, लेकिन मंत्रिपरिषद के सलाह पर वो कब करेंगे? जबकि प्रधानमंत्री जब तक उसको ना दे, उसको जब तक, ऐसा नहीं कि मंत्रिपरिषद गया, असल में देखिए राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद में किनको जानता है? प्रधानमंत्री को। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद में किनको जान रहा? वो तो सिर्फ प्रधानमंत्री को ही जान रहा, बाकी किसी से कोई मतलब है नहीं उनको। जिससे सामान्य तौर पे पहले तो वो प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है, अब वो प्रधानमंत्री के कहने पर ही बाकी मंत्रियों को वो नियुक्त भी करता है, हटाता भी है। उससे उसके बाद उसको कोई नहीं है। उसके बाद अगर राष्ट्रपति फिर चाहे तो वो किसी मंत्री से रिपोर्ट मांग सकता है, किसी भी मंत्रालय है उससे वो रिपोर्ट मांग सकता है। लोकसभा की विघटन की अगर बात है तो ये सही है कि वो सामान्यतः प्रधानमंत्री के ही सलाह पर करते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि प्रधानमंत्री सलाह दिया और वह कर लिए। मान के चलिए फॉर एग्जांपल के लिए अभी नरेंद्र मोदी अपना इस्तीफा दिए, ठीक, वो अपना इस्तीफा दिए और वो सिफारिश कर दिए कि नहीं हमको अब जो है लोकसभा को विघटन कर दीजिए। अब क्या है, अब ऐसा नहीं है कि वो बोला और कर दिया, नरेंद्र मोदी गया बोला और कर दिया। नरेंद्र मोदी के बोलने से ये होगा कि जैसे ही वो इस्तीफा देगा मंत्रिपरिषद अपने आप भंग हो जाएगा, लेकिन उसका जो है वो बाद में अगर फिर चाहे फिर भारतीय जनता पार्टी से ही कोई फिर गया और अपना प्रधानमंत्री का वो दावा किया कि मेरे पास इतना एमपी है दीजिए, फिर उसको प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा, फिर वो मंत्रिपरिषद बनाएगा। तो यहाँ पर यदि मंत्री, देखिए यहाँ पर ये सिर्फ बता रहे हैं कि यदि ऐसा दिया गया है कहीं मंत्रिपरिषद की सलाह पर, तो ये जैसे बीपीएससी का भी इसमें है कि वो इसको सही मानता है। ये बीपीएससी के ही क्वेश्चन का अगर है, प्रीवियस के जो क्वेश्चन है उसके अनुसार वो इसको सही मानता है। मतलब हम आप लोग को सिंपल में इतना ही बता रहे हैं, आपका जो तर्क है वो सही है, लेकिन ये इस चीज को लेकर मानता है कि मंत्रिपरिषद भी में प्रधान, हाँ यहाँ पर अगर विकल्प में दोनों रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर या मंत्रिपरिषद की सलाह पर, तो फिर प्रधानमंत्री को ही सेलेक्ट करना है। लेकिन बीपीएससी का है कि खुद ये दिया है कि मंत्रिपरिषद की सलाह पर, ये बीपीएससी ही मान के चल रहा है। और सबको पता है कि बीपीएससी ऐसा बहुत सारा ऐसा चीज है जो मानता है, जो कि आमतौर पे अदर एग्जाम या और भी बहुत सारे जो बुक है
वो उसका नहीं करता है। तो इस वजह से यहां इसका आंसर सी ही लेके चले हैं। इसका जो आंसर है यही वजह है कि यहाँ पर हम सी ही लेके चले बीपीएससी के ही प्रीवियस ईयर के आधार पर। लेकिन यदि एग्जाम में इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, विकल्प में मंत्री परिषद की सलाह है और प्रधानमंत्री की सलाह है, तो आपको प्रधानमंत्री वाला सेलेक्ट करना है, तब वहां पर प्रधानमंत्री वाला ही सेलेक्ट करना है। लेकिन बीपीएससी का जहां तक है प्रीवियस ईयर को लेकर के ये चूंकि इसको किया गया है, देखिए जितने भी क्वेश्चंस बने हुए हैं ज्यादातर क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर को रखते हुए संदर्भ में रखते हुए बनाए गए। हमारे जितने भी क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं सब प्रीवियस ईयर को नजर में रखते हुए उसके अंतर्गत ही बनाते हैं, उसको अपडेट करते हुए। तो वो यहाँ पर उसके अनुसार ही बीपीएससी के ही अनुसार वो राष्ट्रपति द्वारा किंतु मंत्री परिषद की सलाह पर वो उसको सही मानता है। टेक्निकली तरीके से चलिएगा तो ये गलत है, जो रुपेश जी बोल रहे ई नंबर इनमें से कोई नहीं, वही सही है टेक्निकली तरीके, क्योंकि यहाँ मंत्री परिषद की जगह प्रधानमंत्री हो और एग्जाम में भी आप लोगों को प्रधानमंत्री हो मंत्री परिषद हो तो प्रधानमंत्री वाला ही कीजिएगा। लेकिन यहाँ कहीं प्रधानमंत्री है नहीं तो हम लोग मंत्री परिषद को ही लेके चलते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सिर्फ प्रधानमंत्री ही अकेले इस्तीफा देने जाए, पूरा मंत्री परिषद भी तो जा सकता है। गया पूरा मंत्री परिषद के साथ कि हाँ हम लोग राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की हाँ हम हमारा जो है पूरा मंत्री परिषद ही इस्तीफा दे रहा है, अब हमारा पूरा मंत्री परिषद का कहना है कि आप लोकसभा को विघटन कर दीजिए। तो हो सकता है बीपीएससी इस तर्क पे इसको सही मान के चल रहा हो। अब ये तो बीपीएससी ही जाने वो किस आधार पे मान रहा है, क्योंकि बीपीएससी आंसर की देता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि बीपीएससी अपना आंसर की जारी करता है लेकिन उस आंसर की का जो से क्लेरिफिकेशन है कि उसको स्पष्टीकरण कर दे कि इसका जवाब ये क्यों है, वो जारी नहीं करता है। समस्या ये है, ठीक है। तो इस वजह से इसका जवाब गौ लेके चले हैं। अब है अगला सवाल। अगला सवाल है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा को मंत्री परिषद की सलाह से उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व ही भंग कर सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा को मंत्री परिषद के सलाह पर उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व ही भंग कर सकता है। विकल्प है 85 का 2, 85 का 1, 84 का 1 और 84 का 2, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। आप लोग पहले बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। सवाल समझ में आया आप लोगों को? किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा को मंत्री परिषद की सलाह से उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व ही भंग कर सकता है। विकल्प है 85 का 2, 85 का 1, 84 का 1, 84 का 2।
इसका सही जवाब है 85 का 2। अनुच्छेद 85 में ही राष्ट्रपति का संसद का प्रत्येक सदन को ऐसे समय स्थान पर जो वह ठीक समझे अधिवेशन के लिए आहूत करेगा, ये भी वर्णन है। उसके एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के तारीख के बीच जो 6 मास का अंतर है, इसका भी जिक्र कहाँ है? अनुच्छेद 85 में ही है। और उसमें ही 85 का 1-2 में ही कहा गया है कि वह समय समय पर सदनों का या किसी सदन का सत्रावसान कर सकेगा और लोकसभा का विघटन कर सकेगा। ठीक है, अब हम लोग अगला सवाल चलते हैं। लोकसभा के प्रत्याशी को अपनी जमानत बचाने के लिए कितना मतों की आवश्यकता होती है? लोकसभा के प्रत्याशी को अपनी जमानत बचाने के लिए कितना मतों की आवश्यकता होती है? कुल मतों का 1/10 भाग, वेद मतों का 1/10 भाग, कुल मतों का 1/16 भाग, वेद मतों का 1/16 भाग, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। एक स्टूडेंट जवाब दिए है ए, दूसरा भी दिए ए, यानी कुल मतों का 1/10 भाग। बाकी कोई? एक और सभी स्टूडेंट दे रहे ए। आप लोगों को हम एक मौका फिर दे रहे हैं, ध्यान से सुनिए। लोकसभा के प्रत्याशी को अपनी जमानत बचाने के लिए कितनी मतों की आवश्यकता होती है? यहाँ ध्यान दीजिए, पहला में भी है 1/10 भाग, दूसरा में भी है 1/10 भाग, लेकिन अंतर है, पहला में है कुल मत, दूसरा में है वेद मत, यानी वैलिड वोट, जितना वोट पड़ा है। उसी प्रकार तीसरा में आ जाइए, इसमें भी वही है 1/16, चौथा में भी 1/16 भाग, लेकिन तीसरा में है कुल मत, चौथा में है वैध मत, यानी जितना वोट डाला गया। अब आप लोग जवाब दीजिए अच्छे से सोच के। एक दिए डी, एक दिए बी। अब इसका सही जवाब है बी नंबर 1/, यानी वैलिड जितना वोट पड़ेगा उसका 1/10 से कम आया तो उसका जमानत जब्त, यानी कि जो भी नॉमिनेशन के वक्त जो भी वह जमानत राशि जमा किया है वो क्या होगा? जब्त हो जाएगा, वह चुनाव आयोग द्वारा जब्त हो जाएगा। इसका मतलब यही होता है। अब हम लोग अगला सवाल चलते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्री परिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी? राष्ट्रपति के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति, संसद के प्रति, लोकसभा के प्रति, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। एक स्टूडेंट जवाब दिए है डी, बाकी बताइए। इसका सही जवाब है लोकसभा के प्रति होता है। ठीक, आप लोग भी यही दिए प्रति। अब हम लोग अगला सवाल चलते हैं। वर्तमान में लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना के आधार पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 द्वारा निश्चित किया गया था। ठीक, ये मानक कितने ईस्वी तक के लिए पुनः निर्धारित कर दिया गया है? यानी कि ये जो 71 का जनगणना को कितने ईस्वी तक जो है इसको माना गया है?
पहला विकल्प है 2026, दूसरा है 2031, तीसरा 2021, चौथा 2041, पांचवा इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। एक स्टूडेंट जवाब दिए है ए नंबर सही जवाब है, 2026 तक है। ये बढ़ता जा रहा है और 26 के बाद फिर जब जनगणना होगा उसके आधार पर फिर किया जा सकता है। इस बीच चाहे तो फिर 26 के बाद हो सके फिर उसका बढ़ा दे। वास्तव में क्या हुआ था कि सरकार जो भी सरकार में थे वे लोग जनगणना जनसंख्या नियंत्रण को सोच ही नहीं रहे थे। उन लोगों को, नेता लोग को लगता था अच्छा है, ज्यादा जनसंख्या बढ़ेगा तो हम लोगों का क्या होगा, वोट भी ज्यादा बढ़ेगा, इसलिए कहा गया सीट भी ज्यादा बढ़ेगा, जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ेगा सीट भी ज्यादा बढ़ेगा, इसलिए कहा ऐसा करो कि सीट जो है रख दो, सीट फिक्स कर दो। अब जब सीट बढ़ेगा ही नहीं तो ये लालच ही नहीं रहेगा। ये न्यायालय के आदेश पर ऐसा किया गया कि न्यायालय जब ये आदेश दिया था सुप्रीम कोर्ट में कि जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के विचार किया जाए, तब जाकर के ये संशोधन हुआ था। 27 नंबर का सवाल, यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्याग पत्र इन्हें देना चाहिए। किनको देना चाहिए? तो पहला विकल्प राज्यपाल को, दूसरा विकल्प है विधानसभा उपाध्यक्ष को, तीसरा है भारत के राष्ट्रपति, चौथा है मुख्यमंत्री, पांचवा इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। आप लोग इसका जवाब दीजिए पहले, फिर आगे हम दे रहे हैं। एक जवाब दिए बी, दूसरा भी बी। इसका बी सही जवाब है, विधानसभा उपाध्यक्ष को। और इसमें एक चीज बता दे कि जो वेबसाइट है, वेबसाइट के आंसर की में शायद डी डाला चला गया है, तो वो मिस टाइपिंग है आंसर की का, यहाँ पर होगा बी नंबर। जो भी अगर वहां बना रहे तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब अगला सवाल, इनमें से कौन राज्यसभा को भंग कर सकते हैं? पहला विकल्प राष्ट्रपति, दूसरा विकल्प उपराष्ट्रपति, तीसरा विकल्प अनुच्छेद 368 के अंतर्गत विशेष बहुमत द्वारा, चौथा सर्वोच्च न्यायालय, पांचवा इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। एक स्टूडेंट जवाब दिए है ई, दूसरा भी ई, तीसरा भी ई, बाकी और कोई देना चाहेंगे? इसका सही जवाब ई ही है, कोई नहीं, क्योंकि राज्यसभा कभी भंग हो ही नहीं सकता है। अब अगला सवाल, लोकसभा का नेता कौन होता है? अच्छा, राज्यसभा भंग नहीं हो सकता है किस अनुच्छेद के अनुसार? 83 का 1 के अनुसार। या फिर सवाल आ जाए राज्यसभा अस्थाई सदन है किस अनुच्छेद के अनुसार? तो 83 के 1 के अनुसार। दोनों ही सवाल का जवाब सेम रहेगा, ध्यान रखिएगा। अब 29 नंबर का सवाल है, लोकसभा का नेता कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। एक स्टूडेंट जवाब दिए है सी नंबर, बाकी डी। इसका सही जवाब है डी नंबर। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक केवल साधारण विधेयक पर उनके मतभेद होने की स्थिति में आयोजित होती है? पहला है 108, दूसरा है 111, तीसरा 110, चौथा 83, पांचवा इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। सही जवाब है इसका 108। अगला सवाल, किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना का भी गठन किया जा सकता है, ठीक? केवल संसद द्वारा,
राष्ट्रपति द्वारा, विधानसभा द्वारा, विधानसभा में पारित होने के बाद संसद की मंजूरी के द्वारा, पांचवा इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका कौन सा जवाब होगा आप लोग बताइए। डी नंबर सही दे रहे हैं, बिल्कुल सही है। अब जरा ये बताइए किस अनुच्छेद के अनुसार, आर्टिकल क्या है, किस अनुच्छेद के अनुसार इसका गठन होगा विधानसभा में पारित होने के बाद संसद की मंजूरी के द्वारा। आर्टिकल भी आ सकता है, तो आर्टिकल है 169। अब आइए 32 नंबर, इनमें से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के अभिभाषण से संबंधित है। इसको घुमा करके भी देखिए, किस अनुच्छेद में राज्यपाल के अभिभाषण का वर्णन है। पहला विकल्प 176, दूसरा विकल्प 178, तीसरा 170, चौथा 171, पांचवा इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। आप लोग बताइए। इसका सही जवाब है 176। ठीक है, अगला जवाब सवाल, इनमें से कौन सा अनुच्छेद विधानसभा अध्यक्ष से संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद विधानसभा के अध्यक्ष से संबंधित है। 176, 172, 178, 181, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। आप लोग इनका जवाब देंगे। विकल्प 176, 172, 178, 181। इसका सही जवाब है 178। 176 का राष्ट्रपति के अभिभाषण से, 178 यानी 178, यानी कि सी नंबर इसका सही जवाब है। ठीक है, अब हम लोग अगला सवाल चलते हैं। इनमें से कौन सा अनुच्छेद राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान करता है। इनमें से कौन सा अनुच्छेद राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान करता है। पहला है 170, पहला 170, दूसरा 174, तीसरा 176, चौथा 178, पांचवा इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। एक दिए है 174, बाकी कोई। इसका सही जवाब होगा 170। कौन नंबर 170 विधानसभा से, 176 अभिभाषण से, राष्ट्रपाल के अभिभाषण से, 178 विधानसभा के अध्यक्ष से। 3 आर्टिकल हो गया। आगे चलते जाएंगे और भी आर्टिकल आएंगे। किसी राज्य के राज्यपाल विधानसभा के सत्र के आयोजन के लिए इसके अध्यक्ष को निर्देश किस अनुच्छेद के तहत दे सकता है। यानी कि राज्यपाल विधानसभा के सत्र के आयोजन के लिए विधानसभा के अध्यक्ष को निर्देश किस अनुच्छेद के तहत दे सकता है। पहला है 171, दूसरा है 174 का 2, तीसरा है 175 का 2, चौथा है 179 यानी 179, पांचवा इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका जवाब आप लोग देंगे। सवाल है कि किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यपाल क्या करेंगे, विधानसभा के सत्र का आयोजन के लिए उनके अध्यक्ष को निर्देश दे सकते हैं। इसका सही जवाब है 175 का 2 यानी कि ग नंबर, सी नंबर। तो ये कंप्लीट हो गया। तीसरा टेस्ट, दूसरा टेस्ट हम लोग का टोटल कंप्लीट हो चुका है। हम लोग अब कल से इकोनॉमी या पॉलिटी थर्ड टेस्ट शुरू करेंगे, जो शायद इकोनॉमी या पॉलिटी, इकोनॉमी या हिस्ट्री में किसी का भी है, जिसका भी है कल से शुरू हो जाएगी। और पॉलिटी का टेस्ट वॉल्यूम 1 का ध्यान रखिएगा, वॉल्यूम 1 का
पॉलिटी का टेस्ट का क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है आज। अब पॉलिटी कब होगा, जबकि वॉल्यूम 2 आएगा। वॉल्यूम 2 जो अगस्त में आएगी उसको तब जाकर के जो है पॉलिटी का फिर हम लोग करेंगे। ठीक है, इसमें वॉल्यूम 1 का पॉलिटी समाप्त हो चुका है, जिसमें लगभग 300 क्वेश्चन है। पहला में 160 था, दूसरा में भी लगभग इसमें 100-125 क्वेश्चन है, ऐसे ही कुछ है, 125 क्वेश्चन के आसपास है। तो अब जो है बाकी का जो है अब कब होगा, जब वॉल्यूम 2 आएगा। वॉल्यूम 2 अगस्त में आ जाएगी, 15 अगस्त के तक आ जाएगी। फिर उसमें पॉलिटी का फिर क्वेश्चन दिया जाएगा, 2 सेट फिर दिया जाएगा। सितंबर में फिर वॉल्यूम 3 आएगी, सितंबर लास्ट में, फिर वहां भी पॉलिटी मिलेगा। वॉल्यूम 4 में सिर्फ करंट होगा, जो एग्जाम टाइम में आएगी। अब हम लोग कल इकोनॉमी या हिस्ट्री का शुरू करेंगे। यहां तक किन्हीं का कोई क्वेश्चन? ओके ठीक है, तो कल अब हम लोग शुरू करते हैं नया टेस्ट।